नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य का विकास करने में कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका रही और एनडी तिवारी ने भी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में उद्योगों की स्थापना कर राज्य का विकास किया है। उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। इसके अलावा राज्य में कैबिनेट के खाली पदों पर उन्होंने कहा कि खाली पद किसे खराब नहीं लगते हैं और साथ ही उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कैबिनेट के पद भरे जाएंगे और हमें भी बुरा लगता है कि हमारे कैबिनेट के साथी कम हैं और जो है खाली है। खाली क्यों नहीं लगता है? देखिए, आपके पड़ोस में अगर न हो, आपका पड़ोस खाली हो, आपको अपना घर खराब लगता होगा ना। मुझे भी खराब लग रहा है, लेकिन मैं कहता रहा हूं ये केंद्रीय सत्य माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। 25 साल के अंदर चाहे कोई भी सरकार रही हो, यहाँ के विकास के लिए उन्होंने काम किए। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब बनाया है तो एनडी तिवारी जी ने बनाया है। आज एनडी तिवारी जी को हम नकार दें तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। उस व्यक्ति को नमन करना चाहिए। आज चाहे पंतनगर की बात हो, चाहे देहरादून की बात हो, चाहे सितारगंज की बात हो, हरिद्वार की बात हो, इसका पूरा श्रेय एनडी तिवारी जी को जाता है। आदमी ऐसे बैठ जाए, बैठेगा नहीं क्योंकि अब सब रिटायर्ड फौजी, सब रिटायर्ड होंगे और लोग भी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद प्रदेश सरकार में शामिल सभी कैबिनेट मंत्री और दर्जा राज्य मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार में दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा लगातार जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे, जिसे आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा। स्थानीय लोगों से मिलकर मंत्री कोरंगा सड़क, पानी, बिजली, क्षेत्रीय विकास से जुड़ी शिकायतों को सुन रहे और विभागों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे चुनावी सालों में तेज हुई राजनीति सक्रियता से जोड़कर देख रहे हैं। का एक वो संकल्प लिया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम इस समय निर्धारित किए हैं। पार्टी संगठन ने बहुत सारे कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। अभी हमारा सैनिक सम्मेलन होने वाला है, यहाँ कृषि सम्मेलन उधम सिंह नगर में होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को देहरादून में आने वाले हैं। और जो हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कों को, उसको भी पैदल चल के मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हमने ये तय किया था कि पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां पर भी गड्ढे हैं उन सड़कों को देखना है, उनके बारे में जागरूकता करना और जनता के साथ मिलन का भी एक मैंने कार्यक्रम रखा है, जिससे कि उनके साथ सीधे संवाद हो, सबके साथ चर्चा हो सके। जो उनकी फौरी समस्याएं हैं उनको भी तुरंत वहां पर निदान किया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर के एक अच्छा और एक माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विकासपरक सोच है और जो उनकी योजनाएं हैं उसको घर घर तक पहुंचे। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दौरान पटाखा फोड़ने के विवाद में एक व्यक्ति पर हथियार लहराते हुए पड़ोसियों को धमकाने के आरोप लगे हैं। मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने शस्त्र जब्त करते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही लाइसेंस निस्तारीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। एटीएस कॉलोनी में दीपावली पर आपसी विवाद में तैस में आकर शस्त्र लहराने का मामला डीएम तक पहुंचा, तो डीएम ने शस्त्र जब्त करते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया है और अब लाइसेंस निस्तारीकरण की कार्रवाई तय की गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि कानून से खिलवाड़ जिले में मंजूर नहीं है। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और घटना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने भी सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया है। देखिए, पहले तो जो नए लाइसेंस इश्यूज हो रहे हैं उनके प्रिसाइज भी हमें परीक्षण किया जाता है। यदि जीवन भय है तो तभी लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है और सेकेंडली यदि कोई वॉयलेशन संज्ञान में होता है तो उसके ऊपर तत्काल एक्शन लिया जाता है। ये डेफिनेट एक्शन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कोई
नीड नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इट्स नॉट ना नीड बेस्ड सर्विस। इससे एक टेंडेंसी ऑफ वायलेटिंग अदर्स प्राइवेसी और अदर सेफ्टी बढ़ती है सोसाइटी में, तो इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए और इट शुडंट बी यूज्ड और पोजेस्ड एज अ सिंबल फॉर अ लिविंग। मोदी सरकार देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरे धूमधाम से मना रही है। साथ ही देहरादून में भी 3 जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को भव्य तरीके से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह अधिकारियों के साथ में बैठक की। और वहीं सीडीओ अभिनव शाह का कहना है कि 31 नवंबर को घंटाघर से चीड़बाग शहीद स्थल तक पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 7,000 लोग हिस्सा भी लेंगे। ये पता है, सभी को पता है कि ये 150 ईयर्स ऑफ बर्थ एनिवर्सरी है हमारे लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो उसी क्रम में भारत सरकार से भी और हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी हमको ये डायरेक्शंस आए थे कि इसको बहुत ही भव्य रूप में हमने इसका करना है। तो उसके ही क्रम में कल यानी 31 अक्टूबर को एक रन फॉर यूनिटी हम यहाँ पे देहरादून में आयोजित कर रहे हैं। ये बहुत ही भव्य रूप से इसका करा जा रहा है, जिसमें जो सरदार पटेल पार्क है घंटाघर पे, वहां से इसमें सबसे पहले वहां पे माल्यार्पण और एक छोटा सा प्रोग्राम होगा। उसके बाद ये रन पूरा एक बिंदाल पुल होते हुए जीटीसी हेलीपैड होते हुए चीड़बाग जो हमारा शहीद स्थल है वहां तक ये इसकी समापन की जाएगी। उत्तराखंड सरकार प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य के विकास से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी कड़ी में 5 नवंबर को देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश विदेश में बसे उत्तराखंड मूल के लोगों को राज्य के विकास में सहभागी बनाना है। और कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अवसर पर प्रवासियों से संवाद करेंगे और उनके सुझावों को भी सुनेंगे। सम्मेलन में 2 विशेष सत्र रखे गए हैं। पहला सत्र उत्तराखंड में निवेश और विकास की संभावनाओं पर केंद्रित है, जबकि दूसरा सत्र राज्य को प्रवासियों के अनुभव और विशेषताओं से कैसे लाभ मिल सकता है, इस पर चर्चा करेगा। देखिए, जो गांव प्रभावित हैं सभी में जिलाधिकारी के स्तर से कार्रवाई चल रही है और जहां बहुत बड़े लॉस हैं वहां के लिए एस्टीमेट बनाने का काम चल रहा है। जो भी एस्टीमेट आएगा, अगर वो डीएम के लेवल का होगा तो डीएम के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, अगर शासन के लेवल का होगा शासन के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी पिछले 9 सालों से सत्ता में होते हुए भी जनता के मुद्दों पर कोई काम नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि बीजेपी का सारा ध्यान केवल सत्ता में बने रहने और प्रचार करने पर रहता है। बार बार प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश में आते हैं और लोगों की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार के इस प्रदेश में जिस तरीके का क्राइम बढ़ा, जिस तरीके के साथ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा, बेरोजगारी बढ़ी है, अगर नकल माफिया का कब्जा हुआ है, शराब माफिया को प्रोत्साहन मिला है, खनन माफिया बढ़ा है, लगातार उन्हीं की सरकारों में ये काम बढ़ रहे हैं। आज उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया है। यंग उत्तराखंड की हम बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन ये पूरा सरकार, ये पूरा तंत्र भ्रष्टाचार की भेंट भाजपा की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में चढ़ चुका है। और मुझे लगता है कि जितना क्राइम, जितना महिलाओं के खिलाफ जो केसेस इस प्रदेश में भाजपा की सरकार में बटे, आज युवाओं को सरेआम राजधानी में गोली मार दी जा रही है, ऋषिकेश में चाकुओं से गोद दिया जा रहा है, सुसाइड भी भाजपा के लोगों की वजह से लोगों को जान देनी पड़ रही। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल बनाया गया। युवाओं से रोजगार रोजगार छीन लिया गया, महिलाओं को असुरक्षित कर दिया गया। 1
सरकार की घोषणा के बाद में खेल और युवा कल्याण विभाग ने अग्निवीर योजना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिस पर जानकारी देते हुए प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश का युवा कई क्षेत्रों में आगे बढ़े। ऐसे में हम अग्निवीर की तैयारी करने वाले युवाओं को अपने स्टेडियम में तैयारी करने का मौका देंगे। और फाइनल जब आ जाएगा हमारा। अभी देखिए, खेल विभाग की ये कोशिश है कि हमारे जो युवा हैं, या तो वो खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़े, या वो युवा अपने आप को जिस किसी रूप में भी फिजिकली स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, फिजिकली प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, चाहे वो फौज के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो खुद की फिटनेस के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो अग्निवीर के लिए होना चाह रहे हों। तो स्पेसिफिकली हम अग्निवीर के लिए हम लोगों ने ये तैयारी करी है कि वैसे भी युवा हमारे स्टेडियम का उपयोग करते हैं, तो एक प्रॉपर वे में उनके लिए उनकी तैयारी, भविष्य की तैयारी के लिए उनके लिए एक स्थान निर्धारित हो, जिसकी हम लोग शुरुआत भी बहुत जल्द 1-2 दिनों में हम लोग करने जा रहे हैं, जहां पे हमारे अग्निवीर भविष्य में भर्ती होने के लिए जो तैयारी उनको करनी होती है वो विभाग के गाइडेंस में या विभाग के सहयोग के साथ में महोत्सव भी हम लोग करने वाले हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर में धान की खरीद को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। मंडी में किसानों की फसल खरीदने से इनकार करने पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों ने मंडी समिति कार्यालय का गेट बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों ने आरोप लगाया कि राइस मिलरों और अधिकारियों की मिलीभगत से धान खरीद बंद की गई है, जिससे ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लग गई हैं। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान और पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल ने मध्यस्थता करके मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। गुस्साए किसानों ने डिप्टी आरएमओ दिनेश चंद्र का घेराव कर उन्हें बंधक बना लिया। किसानों का कहना है कि जब तक पूरी तरीके से धान की खरीद शुरू नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल पुलिस बल मौके पर तैनात है, हालात पर नजर बनाए हुए है। लगभग 14 तारीख 15 तारीख किसान परेशान थे, कुछ बाहर ट्रालियां खड़ी हैं, तो अब उनका कहना है कि व्यापारी बाहर से लिया है, तो वो बैठ के, क्योंकि हमारे जो एसएमआई सचिव और उनको बैठ के किसानों को एक समाधान ढूंढा गया है कि बाहर की कुछ ट्रालियां तुली है, कुछ यहाँ 2 दिन का जो टोल है उनको चिन्हित कर दिया गया है, जो व्यापारी उनको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सामंजस्य बैठ गया और टोल शुरू हो गई। ये दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारे सेंटरों की जो लिमिट है वो समाप्त हो गई है कि किसानों की आड़ में कुछ दलाल इस मंडी में घुसे हुए हैं। वो क्या रहा है कि अगर यहाँ पर धान की बात करें, मंडी के अंदर 20% किसानों का 80% दलालों ने कब्जा कर रखा है। इसी तरीके से जो बाहर ट्रॉली खड़ी है उसमें भी किसान कम है और उसमें दलाल ज्यादा घुसे हुए हैं। उसके विरोध में लोगों का, अपने किसानों के दिल में रोष था और किसानों ने आज सुबह धरना दिया, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं करते तो जो एक्चुअल किसान है ना, उसका धान नहीं तोल पा रहा। दूसरी बात क्या है, कुछ शरारती तत्वों द्वारा आज का माहौल खराब किया गया है कुछ, क्योंकि जो व्यापारी है वो ये नहीं चाहता किसान का धान तोले। कहना है कि एक साथ 200-250 ट्रॉली एक साथ तोल दी जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। जो तोल हो सकता है वो तोल, जो कच्चा आड़ती में जा सकता है वो ट्रॉलियां कच्चा आड़ती में बेची जा रही है। और कच्चा आड़ती, बल्कि अभी विधायक जी और वो आए थे, उनके बीच समझौता भी कर दिया गया। तो बैठे ही हमारे कांटे खुले हुए हैं, अभी भी तोलने के लिए वहाँ तैयार है, लेबर बैठी हुई है। 50-50 ट्रॉली जाने के लिए कह दिया गया, तय भी हो गया था, बीच में फिर पता नहीं क्यों रोक दिया गया। ये तो आपस में किसान यूनियन द्वारा ही रोक दिया गया। सरकार की मंशा है कि किसान खुश ना रहे, किसान परेशान हो, किसान का दाना ना बिके, किसान की फसल ना बिके और किसान अपनी जमीन बेचे प्राइवेट कंपनियों को, और प्राइवेट कंपनियां इस देश पे राज करें। ना तो सेंटरों की लिमिट बढ़ रही है, जिस वजह से यहाँ भी जाम लग रहा है, और ना ही राइस मिलर पूरा धान ले रहे हैं किसानों का। 400 कुंटल की लिमिट है, कम से कम 150 तो एक किसान का तोले हुए एक दिन में, वो भी नहीं तोल पा रहे। और दूसरी लिमिट जो है वो सरकार के हाथ में, वो भी नहीं वो बढ़ा रहे सेंटरों की। जहां पहले 10,000 लिमिट थी, वहां 2500 लिमिट है इस बार। तो इससे यही है कि सरकार की मंशा ये है कि किसान को किसी तरीके से दबा कर रखा जाए। तो मिली भगत है राइस मिलरों की, और जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं इनकी, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इन्हीं की लापरवाही से आज किसान परेशान है। जब 2 दिन काटा बंद रहा है और 2 दिन का ये कह रहे हैं 50 ट्राली लेंगे, तो 50 के हिसाब से 2 दिन के तुम 50-50 वो भी जोड़ो,
3 दिन 150 ट्राली लो आप, ठीक है नहीं, उसके बाद में आप फिर 50 ले लेना। अब 3 दिन की जो खड़ी ट्रालियां हैं उनको ये तोल नहीं रहे हैं, कह रहे 50 ही लेंगे। इसमें अभी जो मिलर से बात हुई थी तो उसमें किसान उस पर संतुष्ट नहीं है, उस फैसले पे, ये दोबारा फिर धरने पे बैठ गए हैं। आक्रोश इसलिए ज्यादा है कि छुट्टी बहुत पड़ गई और धान हो गया था जमा, ट्रालियों में घरों में खड़ा था और भीड़ लग गई ज्यादा है। मिलर से कह रहे हैं कि हम 50 ट्राली रोज की ले सकते हैं, तो किसान कह रहे हैं कि 50 नहीं, जितनी है शहरी जानी चाहिए। और यहाँ सेंटरों में भी बहुत तगड़ी भीड़ लगी हुई है, सेंटरों की तोल भी बाधित हुई है, जो त्योहार थे लेबर चली गई थी, तो इसलिए जाम लग गया और पोर्टल खुल नहीं रहे। समस्या ये भी आ रही है कि जो सहकारिता अन्य एजेंसियों के वो पोर्टल नहीं खुल रहा है। केवल RFC के 3 सेंटर हैं और इतना बड़ा क्षेत्र है जसपुर, 100 गांव से ऊपर ज्यादा है जसपुर क्षेत्र में, और सभी हमारा धान क्षेत्र है। ये गन्ना कम हो गया क्योंकि गन्ने का पेमेंट की दिक्कत आती है, तो गन्ना कम हो गया यहाँ हमारे क्षेत्र में, तो धान का क्षेत्रफल बड़ा है। जो सहकारिता अन्य एजेंसियों के सेंटर हैं उनमें 4-4 हजार की लिमिट इन्होंने दी, 4.5 की, और पिछले साल 13-13 हजार तुला, तो वो भी जो जाम है यहाँ लग गया मंडी में आके। वो भी की जो आवक है मंडी में, तो इस समय पीक सीजन क्योंकि चल रहा है बहुत ज्यादा है और बीच में छुट्टियां भी पड़ गई, उसके कारण काफी किसान अपनी ट्रॉलियां लेके यहाँ पर आ गए हैं। तो उसके बारे में किसान यूनियन से, अधिकारियों से, मिलर से वार्ता हुई है और उसके अनुरूप कुछ सुझाव दिए गए हैं। अभी किसान यूनियन के लोग जो है उस पर विचार कर रहे हैं, किसान विचार कर रहे हैं। अब पता चलेगा उनका क्या सुझाव आते हैं। मिलर से भी हमारी बात हुई है, तो कोशिश हो रही है कि बीच का रास्ता निकालकर किसानों को जो भी हम सहूलियत दे सकें वो दी जा सके, तो इस पर बात चल रही है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया है, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गाँव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गौलदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपदा के बाद में कई स्थानों पर हालात खतरनाक बने हुए हैं।
हर बार की तरह इस बार भी भारी बारिश और भूस्खलन से ये राजमार्ग पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। भले ही बीआरओ ने कड़ी मेहनत से यातायात को सुचारू करने में सफलता हासिल की हो, लेकिन अब सड़क पर दर्जनों स्लाइडिंग पॉइंट डेंजर जोन में बदल गए हैं। थराली ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि आपदा के बाद से इन स्लाइड जोनों की संख्या बढ़ी है, जो स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने प्रशासन से डेंजर जोनों पर स्थायी समाधान निकालने की मांग की, ताकि यात्रियों को सुरक्षित निर्बाध आवाजाही मिल सके। आप ये देखिए, जो हम कुलसारी से बेनूर तक जाते हैं, पहले जो है हमारा एक मल्यापोर का जो है स्लाइड जोन डेंजर जोन होता था, और जब से आपदा आई है, आप मल्यापोर के पास में ही कम से कम मल्यापोर से आपका ये थराली पुल तक जो है कम से कम 6 डेंजर स्लाइड जोन यहाँ पे हो गए हैं। और बेनूर तक अगर देखा जाए तो ये हमारी जो है आज 13-14 स्लाइड जोन हो गए हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक और जो है व्यक्ति को, किसी व्यक्ति की मतलब बहुत उसके लिए जान गंवाने लायक हो सकता है, दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो मेरा कहना ये है कि हमने जैसे बीआरओ ने जो है, आपने देखा होगा अभी ये नजदीक में गोचर के पास जो बहुत जबरदस्त स्लाइड हुआ था, तो वहां उन्होंने जो है सीमेंटेड करके अपना जो जाल को उसमें सीमेंट के साथ ग्रोथ करके जाल के द्वारा जो है पूरी मट्टी को वगैरह को रोक दिया गया है, और बहुत अच्छा कार्य हुआ है वहां पे। देहरादून में राज्यव्यापी मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर ओरिएंटेशन और कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 15 नवंबर को राज्य के सभी 13 जनपदों में भूकंप और उसके उत्पन्न होने वाली अन्य आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं बैठक में कई रेखीय विभागों और केंद्र सरकार की एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। हरिद्वार के रुड़की इलाके के रामपुर गांव में हुए आस मोहम्मद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी इंतजार उर्फ अस्तक को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका भाई अभी फरार है। पुलिस जांच में सामने आया कि 26 अक्टूबर की शाम 18 साल के आस मोहम्मद अचानक से लापता हो गए थे और अगले दिन उसका शव गन्ने के खेत में मिला है। जांच के दौरान पता चला कि इंतजार ने इंस्टाग्राम के जरिए आस मोहम्मद को मिलने के लिए बुलाया था। दोनों के बीच में बातचीत के दौरान झगड़ा हुआ और आरोपी ने पहले चाकू से वार किया, फिर अपने भाई को बुलाकर गला रेतकर हत्या कर दी। शहर कोतवाली क्षेत्र में रामपुर के पास में गन्ने के खेत में एक युवक की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, जिसका गला रेत की हत्या की गई थी और इसकी पहचान आस मोहम्मद के नाम से हुई थी। तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मृतक के पिता से एक तहरीर लेके इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और क्योंकि मामला काफी संगीन था, इसलिए हत्या के आरोप में पुलिस के द्वारा जो आवश्यक छानबीन है वो स्टार्ट की गई थी और विवेचना की प्रगति को ध्यान में रखते हुए एसपी ग्रामीण और सीओ द्वारा भी इसका पर्यवेक्षण काफी निकटता से किया जा रहा था। आज 2 दिन के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी, जिसमें मुख्य हत्यारोपी जिसका नाम इंतजार उर्फ अस्तक है, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आज जो प्रारंभिक पूछताछ से उसके द्वारा इस हत्या को करना और उसके घटनाक्रम को भी पुलिस के द्वारा के समक्ष रखा गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।